money supply and its components. Money supply, हम लोग प्राय न्यूज़पेपर, न्यूज़ बुलेटिन या मैगजीन्स में ये शब्द, ये टर्म बहुत बार मिलता है कि मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी सप्लाई घट गया। तो ये जो टर्म यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे मनी सप्लाई, ये किस रेफरेंस में यूज़ किया जा रहा है? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दिस टर्म इज़ बेसिकली यूज्ड इन फाइनेंशियल मीन्स with reference to central government, with reference to inflation. तो मनी सप्लाई जो टर्म हमारे सिलेबस में है, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, या जो इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई की चर्चा की जाती है, तो ये मनी सप्लाई बेसिकली है क्या? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा आपको कि मनी सप्लाई, यहाँ पे एक वर्ड है, जोर डालना इस पे, सप्लाई। What does it mean? Supply here means stock. Supply means stock. Both are different words, but when we say money stock, it is same as money supply, or when we say money supply, it is same as money stock. तो यहाँ पे मनी सप्लाई का जो मतलब है वो मनी स्टॉक को ही लेकर के चलना है हम। अब बात ये आती है कि व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक है क्या? फिर हम समझेंगे कि सप्लाई क्या है। तो व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक मीन्स किसी भी चीज के बारे में जब हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक का मतलब संग्रह, यू कैन से इन हिंदी, यू कैन से संग्रह। कोई भी चीज इकट्ठा एक जगह होता है तो, या बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं, किसी भी चीज के बारे में जब हम बोलते हैं तो उसका एकत्रित जो हम वहाँ पे उसको संग्रह करते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे स्टॉक, मनी का जो स्टॉक वो किस रेफरेंस में? व्हाट डू वी मीन बाय मनी स्टॉक और मनी सप्लाई? तो पैसे का जितना भी स्टॉक है ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। स्टॉक ऑफ मनी को हम बोल रहे हैं कि मनी स्टॉक उसी को, या मनी सप्लाई उसी को कहते हैं। लेकिन व्हाट इज मनी स्टॉक? एक चीज देखिएगा आप, यहाँ पे स्टॉक का मतलब है स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ money at a particular day, stock of money at a particular day, or you can say at a particular or a specific day। जो भी स्टॉक ऑफ मनी है किसी पर्टिकुलर डे पे जब हम ये पता करते हैं कि मेरे पास कितना स्टॉक है मनी का, या किसी स्पेसिफिक डे को आज मेरे पास अभी कितना है, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ मनी। हम स्टॉक का मतलब किसी पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर दिन या कोई स्पेसिफिक टाइम को हम यहाँ पे रेफर करते हैं। अब है कि क्या इस स्टॉक ऑफ मनी में सारे पैसे आ जाएंगे? हमारे पास जितने भी पैसे हैं जिस भी फॉर्म में हैं, सारा मनी सप्लाई होगा या सारा मनी का स्टॉक का पार्ट होगा? तो अब एक चीज यहाँ पे आपको समझना है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्टॉक ऑफ मनी में कौन कौन सी सारी चीजें आएंगी और कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी, वो क्लियर हम लोगों को करना है यहाँ पे। तो मनी सप्लाई इज मनी स्टॉक और स्टॉक ऑफ मनी, बट व्हाट स्टॉक ऑफ मनी इंक्लूड्स? तो व्हाट आर द थिंग्स दैट कंस्टिट्यूट स्टॉक ऑफ मनी? क्या इसमें सारे वो करेंसी, सारे कॉइन्स, सारे फॉर्म ऑफ मनी आएंगे जो जहां भी है मेरे पास? नहीं। अब एक चीज यहाँ पे समझना, स्टॉक ऑफ मनी यहाँ पे जो आएगा वो है मेरा जितने भी तरह का कॉइन्स, करेंसी दैट आर हेल्ड बाय पब्लिक। याद रखिएगा, जो भी पैसा चाहे वो कॉइन्स के फॉर्म में हो, जो भी करेंसी चाहे वो नोट्स के फॉर्म में हो, कॉइन्स के फॉर्म में हो, विच आर हेल्ड बाय पब्लिक। जैसे मेरे पास पॉकेट में कुछ पैसे हैं, आपके पॉकेट में कुछ पैसे होंगे, आपके घर में कुछ पैसे पड़े होंगे। अगर आपको कोई भी सामान खरीदना या लेके आनी है, बाजार से खरीद के लानी है, तो आप क्या करोगे? वो पैसे को आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अपने पॉकेट का पैसा कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मतलब क्या हुआ कि द मनी विच कैन बी यूज्ड इन ट्रांजैक्शन और द मनी विच कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन एट विल। एक चीज ध्यान रखना है, एक शब्द मैंने यूज किया, एट विल।
वो पैसा जिसको आप अपने इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है, अब एक तो ये बात होगी कि वो पैसा जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ मनी। और कभी भी तो कौन कौन सा पैसा हम अपने इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो कैश हमारे घर में पड़ा है, हमारे पास पॉकेट में है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ ले लो कि अगर मेरे पास 2000 का नोट है, अभी मेरे पास 2000 का नोट है और ये 2000 का नोट मैंने अपने एक फ्रेंड को दे रखा है, अभी दिया। क्या वो पैसा को मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकती हूँ जब मेरा मन करे खर्च करने में? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो लोन है, वो पैसा मैंने अपने दोस्त को एज ए लोन दिया है, वो तभी मैं इस्तेमाल कर पाऊंगी जब वो मुझे वो पैसा लौटाएगा। तो वो उस पे मेरी इच्छा तुरंत नहीं है, जब वो लौटाएगा, जब वो मेरे पास आएगा तभी उस पैसे को मैं खरीद सकता हूँ, उसको खर्चे में डाल सकता हूँ। लेकिन जब मन करे तब मैं वो पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो फंसा हुआ है एज ए लोन। ठीक है, तो वो पैसा जिसको हम लोग पब्लिक अपनी इच्छा से खर्च कर सकता हो, तो एक तो कैश आ गया जो हमारे पास, हम सब, आपके पास, आपके पॉकेट में, हम सबके पॉकेट में है, हमारे सबके घर में कैश के फॉर्म में। दूसरा चीज क्या आएगा, बैंक्स में हम बहुत तरह के अकाउंट्स खुलवाते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज बीइंग ओपनड इन बैंक। कौन कौन? सेविंग हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, आपका करेंट अकाउंट हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, एफडी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट भी माना जाता है, और भी बहुत, अभी तो नया नया अकाउंट, नया नया ऑप्शंस के साथ आ रहा है, स्वाइप अकाउंट है, बहुत तरह का। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर है तो वो सेविंग अकाउंट खुलवाता है, अगर इंडिविजुअल एक बिजनेसमैन है तो वो करेंट अकाउंट खुलवाएगा। तो जो कुछ पैसा हम अपने बैंक में डालते हैं, वो करंट के फॉर्म में हो सकता है, वो सेविंग के फॉर्म में हो सकता है, वो फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो क्या सेविंग अकाउंट से मैं पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती? जब मुझे मन करेगा मैं एटीएम से पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, या मान लो किसी को मुझे पेमेंट करना है 5 लाख रुपया, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया है सेविंग में, तो मैं एक चेक के थ्रू उसका पेमेंट कर सकती हूँ। चेक एक्सेप्टेबल है कि यू कैन यूज इट एज अ मनी, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी मेरा मनी का पार्ट बनेगा। अभी मैं डेफिनेशन पे नहीं आई हूँ, पहले आप चीज़ों को समझिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख रुपए है बैंक में, ठीक है, 10 लाख है, ये 10 लाख मेरे सेविंग्स में और 10 लाख फिक्स में। फॉर एग्जाम्पल 10 lakh इज इन सेविंग अकाउंट एंड अनदर 10 lakh इज फिक्स्ड फॉर 10 years फॉर एग्जाम्पल। अब इस दोनों अकाउंट में से किस पैसे को मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? जो सेविंग्स में है। जो फिक्स में है वो उसको मैं अभी तुरंत अपनी इच्छा के अनुसार तुरंत यूज नहीं कर सकती हूँ, उसका एक टर्म है। ठीक है, तो किस पैसे को मैं यूज कर सकती हूँ ट्रांजैक्शन के लिए, फ्री स्मूथ ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, जो मेरे पैसे 10 लाख सेविंग में पड़े हों। तो इस लहजे में अगर देखा जाए तो व्हाट इज मनी सप्लाई या मनी स्टॉक, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं, बहुत सारा डेफिनेशन है, जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। किस किस लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं देखिएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो हम इसको कहते हैं कि इट इज द टोटल अमाउंट और क्वांटिटी, यू कैन यूज टोटल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, मनी और टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी outside of banks, पहला चीज, which are being held by public. It is a total amount of coins and currency outside of banks. जितने भी पैसे जो बैंक के बाहर हैं, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में होंगे, नोट पेपर के फॉर्म में होंगे, नोट के फॉर्म में होंगे, कॉइन्स के फॉर्म, सिक्के के फॉर्म में होंगे, और एंड चेकेबल
डिपॉजिट्स। ठीक है, दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन यू कैन से। क्या क्या आएगा इसमें, ध्यान रखने वाली बात है, टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी। कैसा कॉइन्स एंड करेंसी? जो बैंक के बाहर होगा, तो बैंक के बाहर होगा तो दैट विल बी हेल्ड बाय पब्लिक, दैट इज हेल्ड बाय पब्लिक। एंड चेकेबल डिपॉजिट्स, तो ये तो कैश के फॉर्म में पब्लिक हेल्ड करेगी। कौन हेल्ड करेगा इसको? पब्लिक, बैंक में नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, ऐसा पैसा जो बैंक में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जमा है, जिसको चेकेबल डिपॉजिट है, जिसको हम चेक के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वही मेरा स्टॉक ऑफ मनी कहलाता है। तो एक तो ये हो गया, तो सबसे अच्छा जिसको हम टेक्निकल क्लियर बोलते हैं ये वो हो गया। दूसरा हम और क्या बोल सकते हैं सप्लाई ऑफ मनी को? तो दूसरा हम कहते हैं, बहुत सिंपल है, कि इट रेफर्स टू द total quantity of money, held by public। ठीक है, for what? held by public for साइलेंट पे कर दीजिए, for smooth transaction in transaction of everything in the economy। Total quantity of money held by public for smooth transaction of everything in the economy। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो, या एकदम एक वर्ड में अगर आपको देखना हो, एकदम सिंपल, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ये भी कहा जाता है कभी कभी। देयर आर थ्री, यू कैन यूज द थ्री डेफिनेशन, जो लेकिन जो सबसे सटीक आपका डेफिनेशन होगा वो सबसे सटीक आपका यही है, जो कि हर चीज को क्लियर कर दे रखा है कि इसमें क्या क्या आएगा। तो वो सारा पैसा जो बैंक के बाहर है, इन द फॉर्म ऑफ कैश और कॉइन्स, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और कॉइन्स, और चेकेबल डिपॉजिट विच यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द बैंक विद द हेल्प ऑफ चेक्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम मनी सप्लाई को समझ सकते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक इज योर, कि अब है कि मनी सप्लाई जो है हमारा, ये मनी सप्लाई में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। ये जो कैश है, ये कॉइन्स है, ये किस किस फॉर्म में। तो आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस है, आरबीआई ने कुछ कंपोनेंट्स बनाए हैं इसके, जो मनी सप्लाई के अंदर में आता है, जिसको हम उसका कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये आरबीआई के द्वारा ही दिया गया है। तो कैसे आरबीआई कंपोनेंट सेग्रीगेट की है, इसके बाद हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे ना। components, when we talk about components of money supply और मनी स्टॉक से, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे, किस कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर में ये जो कंपोनेंट्स बना, ये किस आधार पे बना। एक्चुअली देयर आर 4 components, number 1, number 2, number 3 and number 4. There are 4 components of money supply as per RBI guidelines. One is your M1,
M1, next is your M2, third is your M3 and last is your M4. So there are 4 components of money supply, that is M1, M2, M3 and M4. Now ये जो 4 हमारा कंपोनेंट्स बना है ये किस आधार पर बना है? आरबीआई ने कुछ सोच के ही ना 4 बनाया होगा, 5, 6 और क्यों नहीं है, या 2 ही क्यों नहीं, 3 ही क्यों नहीं? किस आधार पे ये 4 कैटेगरी बनाया गया है अभी तक, जो भी कॉइन्स और फॉर्म्स ऑफ मनी हमारे पास अभी अवेलेबल है मार्केट में? तो बेसिकली ये जो बना है, याद रखिएगा, याद करने के लिए, ये लिक्विडिटी के आधार पे है। लिक्विडिटी आप लोग सब लोग अच्छे से जानते होंगे क्या है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो ये अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी के आधार पे इसको हम लोग 4 हिस्से में बांटे। पहला है M1। अब मनी सप्लाई का जो पहला कंपोनेंट है M1, इसके अंदर क्या आता है? M1 will constitute what? किसको M1 कहा जाएगा? मनी सप्लाई is denoted as M. तो there are 4 components of money supply. Money supply 1, money supply 2, money supply 3, money supply 4. तो what is M1? What it includes? तो इसके अंदर आपका आएगा, इसके अंदर आता है C प्लस DD प्लस OD। याद रखिएगा इसको, C प्लस DD प्लस OD, ये 3 चीज को इंक्लूड करते हैं, देन वी कॉल इट M1। M1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C प्लस DD प्लस OD। What is C here? C means what? C here means currency and coins. Coins and notes को कहेंगे हम, ठीक है? Currency, you can say it currency or you can use the word currency also. Currency includes everything, coins or notes. DD means what? DD is your demand deposit. Demand deposit in the form of savings, current account. ठीक है, तो DD means जो सेविंग के फॉर्म में होगा आपके बैंक में, या करेंट अकाउंट के फॉर्म में होगा। इफ यू आर इंडिविजुअल बिजनेसमैन तो करेंट अकाउंट आप खुलवाओगे, अगर आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो आप सेविंग के फॉर्म में सेविंग अकाउंट डिपॉजिट रहेगा। तो उसमें जो मेरा इनकम रहेगा वो मेरा डिमांड डिपॉजिट है। ठीक है, थर्ड इज योर ओडी। व्हाट इज ओडी? ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट बाय whom? हेल्ड बाय आरबीआई। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हेल्ड बाय आरबीआई। अब ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में क्या क्या आएंगे? तो अदर डिपॉजिट में याद रखिएगा कि इसमें पब्लिक का पैसा नहीं होगा, या हमारे देश के किसी भी सरकार का पैसा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो पैसा इसमें नहीं आता है। आरबीआई जो होल्ड करेगी वो अदर डिपॉजिट होगा। ठीक है, कैसा डिपॉजिट? तो एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी आरबीआई के पास पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा होता है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे क्या कह सकते हैं? IDBI, ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, हम ले सकते हैं IDBI। दूसरा क्या हो सकता है? आरबीआई के पास दूसरे देश का भी पैसा हो सकता है। दूसरे देश की सरकार आपको लोन दे सकती है, ठीक है, या इन्वेस्ट कर सकती है, तो उस तरह का पैसा हो सकता है। तो इसमें आ जाएगा जैसे मनी हेल्ड बाय आरबीआई ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी पैसा हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? फॉरेन गवर्नमेंट्स का पैसा हो सकता है। तो जैसे हम लोग लेते हैं एशियन एसोसिएशन कुछ पैसा देती है, या जैसे हो गया वर्ल्ड बैंक का पैसा हो गया, ठीक है, या मान लो IMF का पैसा हो गया, तो इन एक्सेट्रा। तो इन सारे संस्था से जो पैसा मिलेगा और जिसको आरबीआई होल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड अदर डिपॉजिट। इट इंक्लूड्स ओनली द फंड, द मनी दैट आर बीइंग, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय IDBI और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या आपका एशियन एसोसिएशन से अगर कोई फंड मिला है तो ये सारा पैसे को हम लोग ओडी में डालते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन पब्लिक का पैसा नहीं आएगा, ठीक है, हमारे अपने गवर्नमेंट का पैसा
आरबीआई के पास जो भी होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये स्पेसिफिकली याद रखना है खाली। नाउ नंबर 2, यहाँ पे भी लिख दूं, डिमांड डिपॉजिट in the form of saving and current account. Now, second is your M2. What is M2? M2. M2 includes M1 plus what? M1 plus इसमें हम लेंगे वो सारे डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। इसको याद रखना है। ऐसा पैसा, एक तो M1 आ गया, M1 में जितने भी होंगे वो सब फिर M2 में भी इंक्लूड होंगे, प्लस सेविंग डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट हम पोस्ट ऑफिस में भी अपना अकाउंट खुलवाते हैं, बहुत लोग पोस्ट ऑफिस में भी जमा करवाते हैं। तो सेविंग जो डिपॉजिट्स होंगे पोस्ट ऑफिस के पास, ठीक है, पब्लिक का एज अ फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, याद रखिएगा वो पैसा जो सेविंग अकाउंट के फॉर्म में होंगे पब्लिक का, ठीक है ना, सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, ठीक है, विद पोस्ट ऑफिस। तो M2 includes M1 plus saving deposit with post office. Third is your, what is third? Third is your M1 plus, ठीक है, again TD, you can say TD. What is TD? याद रखने के लिए शॉर्टकट में लिख रही हूँ आपको, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो PO, M1 plus PO मीन्स पोस्ट ऑफिस सेव, लेकिन ये याद रखना होगा कि सेविंग डिपॉजिट्स होगा। M3 includes M1 plus TD. What is TD है? तो TD का मतलब यहाँ पे है आपका term deposit या time deposit, you can call it. What is term deposit? You can know, you know it very well. Term deposit क्या होता है? जो fixed time के लिए आप deposit करते हो। तो M1 plus term deposit. Now M4 what? M4 means M4 include M3. It includes everything, whatever that you have read earlier in M1, M2, M3. It includes everything, including all other deposits with post office, but ठीक है, remember one thing, what? except what? ये याद रखना है आप लोग को, NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, जिसको बाद में मैं डिस्कस करूंगी। तो NSC एक स्कीम होता है जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो ये इस पैसे को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। तो M4 इंक्लूड M3, व्हाट इज M3? M3 इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है, वी हैव रेड M3, व्हाट इज M3? प्लस ऑल द डिपॉजिट विद PO, PO में जितने भी डिपॉजिट्स होंगे सारे, सेविंग्स हो गया या जितने भी तरह का स्कीम्स वहां पे, बट एक्सेप्ट NSC। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, that is M1, M2, M3, M4, ठीक है। M1 includes C plus DD plus OD held by RBI, in which only foreign money is taken as loan or as a help is included in RBI, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या तो लिया गया हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया। M2 includes M1 plus savings deposit account with post office by public. Third, M3 includes M1 plus TD, TD means term deposit, तो इसमें M1 भी आएगा और TD भी आएगा। Fourth is your M4, M4 includes M3, whatever that you have read in M3, it includes M1 plus TD plus all other deposits with post office but except NSC। तो मनी सप्लाई या मनी सप्लाई का जो कंपोनेंट था, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, या तो 1 मार्क्स का हो CBSE को, ठीक है, या 3 मार्क्स में इसको डालें। जनरली बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मीनिंग से क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज मनी सप्लाई, और कंपोनेंट से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, यू कैन कवर इट अप। तो ये आज का आपका रहा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई आपका फिनिश हो गया है। पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने सारे टॉपिक मनी के पढ़ लिए, बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो फॉर more videos you can subscribe to my channel. Please like, comment and share. Thank you.